स्वागत है आपका अथर्व क्लासेस पर। आज की राजस्थान महिला सुपरवाइजर भर्ती की क्लास में हम 11वां प्रैक्टिस सेट पढ़ेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो समय व्यर्थ ना करते हुए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। इससे पहले 10 प्रैक्टिस सेट चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर जरूर देखें। तो आइए समय व्यर्थ ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। आप लोग भी साथ साथ में क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाइए। तो ऑप्शन है संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले तो ये जान लें कि संवेदी प्रेरक अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक होती है, बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष या इससे ऊपर मानी जाती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 वर्ष से 7 वर्ष तक मानी जाती है और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 2 से 11 वर्ष मानी जाती है। तो अब इन्होंने पूछा है कि जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है तो वह कौन सी अवस्था है? तो वह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, जिसे 7 से 12 वर्ष माना गया है, जिसमें बच्चे तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट है, यहाँ विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन है कोहल वर्ग द्वारा, एरिक्सन द्वारा, स्किनर द्वारा या पियाजे द्वारा। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? पियाजे द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पियाजे। और इनका पूरा नाम है जीन पियाजे। तो जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने 4 विशिष्ट अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहली है संवेदी प्रेरक अवस्था, दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये 4 विशिष्ट अवस्थाएं जीन पियाजे द्वारा बालकों के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय का बालक के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऑप्शन है बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक प्रभाव पड़ता है, बालक के व्यवसायिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है, बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव पड़ता है या उपरोक्त सभी। तो विद्यालय का बालक के विकास पर बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा चारित्रिक प्रभाव पड़ता है, बालक के व्यवसायिक विचारों पर प्रभाव, बालक के राजनीतिक विचारों पर प्रभाव। तो इन सभी पर प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो ऑप्शन दिए हैं बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो इन्होंने पूछा है कि भाषा विकास में सहयोग करने का तरीका कौन सा गलत है इनमें से? तो बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, ये तरीका गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम क्या है? तो ऑप्शन है कक्षा शिक्षण, पाठ्यक्रम, विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, टोली शिक्षण। बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा देने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है विद्यालय में सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा का यह कार्य है। तो ऑप्शन है शिक्षक व बालकों में सहयोग विकसित करना,
सांस्कृतिक के हस्तांतरण, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना या उपरोक्त सभी। बालक के सामाजिकरण हेतु शिक्षा के कार्य में शिक्षक व बालकों में सहयोग विकसित करना, संस्कृति के हस्तांतरण, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना। तो ये सभी शिक्षा के कार्य हैं सामाजिकरण हेतु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो बालक मानसिक दृष्टि से पिछड़ा है वे कैसे होते हैं? तो ऑप्शन है संवेदनशील, निष्ठावान, शक्तिशाली या अनुशासनहीन। तो जो बालक मानसिक दृष्टि से पिछड़ा है ऐसे बालक अनुशासनहीन होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुशासनहीन। क्योंकि अगर हम ऑप्शन को देखें तो ऐसे बालक संवेदनशील तो नहीं होंगे, निष्ठावान भी नहीं होंगे और शक्तिशाली भी नहीं होंगे। जो बालक मानसिक रूप से पिछड़े हैं ऐसे बालक अनुशासनहीन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमजोर वर्ग के बालक से क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग में आते हों, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा के नीचे से आते हों, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग से आते हैं। तो कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग से आते हों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन है सर्वांगीण विकास, उद्देश्यपूर्ण, स्वाभाविक जीवन से संबंधित, अभिभावकों पर आधारित। गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता नहीं है। तो सबसे पहले तो जो सर्वांगीण विकास है वह गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता है। स्वाभाविक जीवन से संबंधित, यह भी इसकी विशेषता है। अनुभवों पर आधारित, यह भी इसकी विशेषता है। उद्देश्यपूर्ण गैर संस्थागत देखभाल की विशेषता नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संस्थागत देखभाल का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन है स्कूल, समाज, पुस्तकालय या कॉलेज। तो संस्थागत देखभाल का उदाहरण नहीं है पूछा है इन्होंने, तो समाज संस्थागत देखभाल के अंतर्गत नहीं आएगा। स्कूल, पुस्तकालय और कॉलेज ये तीनों संस्थागत देखभाल का उदाहरण हैं। समाज इसका उदाहरण नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, गरीब व्यक्ति का मांस कहा जाता है। तो ऑप्शन है गेहूं को, अनाज को, दालों को या मक्का को। तो गरीब व्यक्ति का मांस दालों को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दालों को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन है 2 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी, 6 किलो कैलोरी या 8 किलो कैलोरी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कार्बोहाइड्रेट की चयापचय व स्नायु ऊतक की स्वास्थ्यता के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन बी। तो कार्बोहाइड्रेट के चयापचय व स्नायु ऊतक की स्वास्थ्यता के लिए विटामिन बी की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात में अतिसार होने का क्या कारण है। तो ऑप्शन है सेप्सिस, आंत्र की संरचनात्मक अनियमित, परगलनकारी आंत्रशोथ या उपर्युक्त सभी। तो नवजात में अतिसार होने का कारण ये सभी हैं, जिसमें सेप्सिस, आंत्र की संरचनात्मक अनियमितता, परगलनकारी आंत्रशोथ ये सभी अतिसार का कारण है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण गर्भावस्था के दौरान स्त्री के वजन में लगभग कितनी वृद्धि होती है। तो ऑप्शन है 15 किलोग्राम,
12 किलोग्राम, 18 किलोग्राम या 20 किलोग्राम? तो पूर्ण गर्भावस्था मतलब गर्भावस्था पूर्ण होने के दौरान एक स्त्री के वजन में लगभग 12 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव के बाद की अवधि क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है गेस्टेशन, वही गर्भाशयिक गर्भावस्था, जेनेटेलिया या सूतिकावस्था। तो याद रखिए कि प्रसव के बाद की अवधि को सूतिकावस्था कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूतिकावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा का टीका प्रायः किस आयु में लगाया जाता है? तो ऑप्शन है 3 महीने में, 6 महीने में, 18 महीने में या 9 महीने में। तो खसरा या मीजल्स का टीका 9 महीने में लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो ऑप्शन है वर्ष 1955, वर्ष 1958, वर्ष 1960 या वर्ष 1968। तो भारत में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम वर्ष 1958 में प्रारंभ किया गया। और इसी के साथ याद रखिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम जुलाई 1947 में शुरू किया था। तो प्रश्न यहां से भी बन सकता है, लेकिन इस प्रश्न में भारत में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पूछा गया है, तो वह वर्ष 1958 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WHO का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है सब लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना, माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य को उन्नत करना, कृषि आधुनिकी और मत्स्य पालन की क्षमता में वृद्धि करना, ग्रामीण लोगों की स्थिति में सुधार करना। तो WHO, जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, का मुख्य उद्देश्य है सब लोगों द्वारा स्वास्थ्य के उच्चतम स्तर को प्राप्त करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है भोर कमेटी, मुदारलियर कमेटी, चड्डा कमेटी या मुखर्जी कमेटी। तो याद रखिए स्वास्थ्य सर्वेक्षण एवं योजना समिति को मुदारलियर कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुदारलियर कमेटी। और साथ ही याद रखिए मुदारलियर समिति को 1959 में भारत सरकार ने एक समिति नियुक्त की थी, जिसे स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के रूप में जाना जाता है 1959 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संक्रमण जल के द्वारा उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन है हेपेटाइटिस डी, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई या हेपेटाइटिस बी। तो ऐसा संक्रमण जो जल के द्वारा उत्पन्न होता है हेपेटाइटिस ए है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेपेटाइटिस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन है गरीबों हेतु बीमा, अति गरीबी हेतु वृद्धा पेंशन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता या उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का उद्देश्य है गरीबों हेतु बीमा, अति गरीबी हेतु वृद्धा पेंशन, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन है छोटे एवं सीमांत कृषकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी की रेखा को पार करने में समर्थ बनाना, कृषि श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था का विकास करना। तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसे IRDP के नाम से भी जानते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में चयनित परिवारों को गरीबी रेखा को पार करने में समर्थ बनाना इस कार्यक्रम का प्रमुख लक्ष्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान निम्न में से किस आयु वर्ग के लिए है? तो ऑप्शन है 3 से 10 आयु वर्ग के सभी बच्चे,
4 से 8 आयु वर्ग के सभी बच्चे, 5 से 15 आयु वर्ग के सभी बच्चे, या 6 से 14 आयु वर्ग के सभी बच्चे। तो सर्व शिक्षा अभियान में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चे आएंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर न्याय अधिनियम 2000, बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ऑप्शन है 68, 69, 70 या 71। तो याद रखिए कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2000 में कुल 70 धाराएं हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 70 धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन है किशोरावस्था, काष्ठावस्था है, किशोर अवस्था सर्वाधिक रचनात्मक विकास की अवस्था है, किशोर अवस्था झंझावटों की आयु है, किशोर अवस्था झंझावटों की आयु होते हुए भी रचनात्मक विकास की अवस्था है। तो इन्होंने किशोर अवस्था के बारे में पूछा है कि कौन सा सबसे सही है। तो किशोर अवस्था झंझावटों की आयु होते हुए भी, मतलब झंझटों की आयु होते हुए भी रचनात्मक अवस्था है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय में कौन सी संधि है? तो ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या दीर्घ स्वर संधि। तो अगर हिमालय का संधि विक्षेप करेंगे तो हिमालय का संधि विक्षेप होगा हिम धन आलय, हिमालय। तो इसमें कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागत का संधि विग्रह क्या है? तो ऑप्शन है स्वाधनगत, स्वाधन आगत, स्वाधन आगत या सुधन आगत। तो स्वागत, अगर इसका संधि विग्रह करेंगे तो इसका संधि विग्रह होगा सुधन आगत, स्वागत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुधन आगत, स्वागत। और अगर इसमें संधि पूछी जाए तो इसमें यण स्वर संधि है, स्वागत में यण स्वर संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मनः धन हर की संधि क्या बनेगी? तो ऑप्शन है मनहर, मनोहर, मनाहर, मनहर। तो मनः धन हर, मनोहर। तो क्या होगा? मनोहर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मनोहर। तो इसमें कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। मनः धन हर, मनोहर। नेक्स्ट दिया है भारत में उद्योगों ने जिस गति से अपना विकास किया है वह खालिस्तान है। तो ऑप्शन है समतुल्य, स्थूल्य, अनुशंसनीय या प्रशंसनीय। तो भारत में उद्योगों ने जिस गति से अपना विकास किया है वह प्रशंसनीय है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जानकीनाथ कौन सा समास है? तो ऑप्शन है कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो जानकीनाथ में बहुव्रीहि समास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किस समास में अन्य पद प्रधान नहीं है? तो ऑप्शन है सप्तऋषि, दशानन, गजानन या चतुर्भुज। तो इसमें पूछा है कि अन्य पद प्रधान नहीं है। तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें अन्य पद प्रधान है। तो सबसे पहला है दशानन, दसे आनंद जिनके अर्थात रावण की बात, तो तीसरा पद प्रधान है। गजानन, तो यहाँ पर भी गणेश जी की बात हो रही है। चतुर्भुज, तो यहाँ पर भी 4 भुजाएं हैं जिसकी विष्णु भगवान। तो ये 3 ऑप्शन जिसमें अन्य पद प्रधान है। सप्त ऋषि, 7 है ऋषि, तो यहाँ पर किसी अन्य पद की बात नहीं हो रही है। तो इन तीनों ऑप्शन में दशानन, गजानन और चतुर्भुज में बहुव्रीहि समास होगा। किसमें? क्योंकि इसमें अन्य पद प्रधान है। और सप्तऋषि में द्विगु समास होगा क्योंकि इसमें है 7 ऋषि, सप्त ऋषियों का समूह है, 7 ऋषियों का समूह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सप्त ऋषि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अवनत में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है? तो ऑप्शन है नत, आ, अव या अवन। तो उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित कर दें, तो इसमें अगर हम इसका विग्रह करेंगे अवनत का तो होगा अवधन नत। तो जो शब्द आगे जुड़कर इसका अर्थ परिवर्तित कर दें वही उपसर्ग होगा। तो आगे क्या है? अब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन दी ब्लैंक्स। फिलिंग इन दी ब्लैंक्स दिया है, तो ही इज एंग्री ब्लैंक्स यू एंग्री दैट पॉइंट। ऑप्शन है ऑन एट, विथ एट, फ्रॉम एट या इन एट। तो यहां पर ही इज एंग्री क्या आएगा? विथ यू एट दैट पॉइंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, विथ और एट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है फाइंड आउट द पार्ट विथ हैज एन एरर इन फॉलोइंग सेंटेंस। तो सेंटेंस दिया है कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसमें बताना है कि सेंटेंस में कहाँ एरर है। तो ऑप्शन दिए हैं कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर वाज की जगह इज आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। किसमें? प्रेजेंट सिंपल में लिखते हैं। तो यहाँ पर इज आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट दिया है सी इज बीपिंग फॉर 2 hours। तो ऑप्शन दिए हैं सी इज बीपिंग फॉर 2 hours। तो यहाँ पर फॉर 2 hours में फॉर प्लस टाइम का यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर इज बीपिंग नहीं होगा। क्या होगा? हैज बीपिंग, हैज बीन बीपिंग। यहाँ पर इज की जगह क्या होगा? हैज बीन बीपिंग, क्योंकि फॉर के बाद 2 hours आया है, टाइम की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में एरर है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट दिया है राम हैज बीन बीपिंग फॉर हिज मैरिज। तो ऑप्शन है राम हैज बीन बीपिंग फॉर हिज मैरिज। तो यहाँ पर देखें तो राम हैज बीन बीपिंग फॉर हिज मैरिज। तो मैरिज के आगे फॉर का यूज नहीं होता, मैरिज के आगे किसका यूज होता है? सिंस का यूज होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में एरर है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, दोनों संख्याओं में से 8 घटाने पर 1:2 के अनुपात में हो जाती हैं, तो संख्याओं का गुणनफल कितना है? सबसे पहले तो हम संख्याएं क्या दी है इन्होंने? 5:6 के अनुपात में। तो सबसे पहले तो संख्याएं ले लेंगे कि एक 5x है और दूसरी 6x है। फिर अब प्रश्नानुसार अगर देखेंगे तो उसमें कहा गया है कि दोनों संख्याओं में से 8 घटाने पर, तो दोनों संख्याओं में 8 घटा देंगे और अनुपात कितना हो जाता है? 1:2 हो जाता है। तो अब हम 5x में से 8 घटा देंगे और 6x में से भी 8 घटा देंगे, तो कितना हो जाता है? 1:2। तो 1/2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से 2 का ऊपर होगा तो हो जाएगा 10x माइनस 16, 1 का होगा तो ये सेम रहेगा 6x माइनस 8। अब यहाँ पर x वाला इस तरफ ले आएंगे 6x, तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 4x। ये उस तरफ जाएगा तो -8 में से ये प्लस का हो जाएगा 16, तो 16 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8। तो इस प्रकार हमारा x बराबर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये यहाँ से काट देंगे तो ये आ जाएगा x का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो अब हमारी यहाँ से संख्याएं निकाल लेंगे हम, 5x और 6x। तो हमारा x की वैल्यू कितनी निकली है? 2। तो अब यहाँ से हम संख्याएं निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 6 दूनी 12। तो अब इस प्रकार हमारी संख्याएं दोनों कितनी आ गई? 10 और 12। अब इन्होंने पूछा है कि संख्याओं का गुणनफल, तो इसका गुणनफल पूछा है, तो दोनों का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 120।
तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक नाव के 10 नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति आने से औसत भार 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। नए नाविक का भार कितना है? तो सबसे पहले तो 800 ग्राम, औसत भार में कितनी हो जाती है? 800 ग्राम की वृद्धि। तो सबसे पहले इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 800 बटे 1000 और साथ में 10 का गुणा कर देंगे, क्योंकि एक नाव के 10 नाविक हैं, तो ये यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? 8 किलोग्राम। तो भार में कुल कितनी वृद्धि हुई? 8 किलोग्राम की। अब इन्होंने कहा है प्रश्न में ही कि नाविकों में से 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति, तो नए व्यक्ति कितने आए? 8 किलोग्राम। तो पहले से कितने थे? 56। तो 56 इसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, तो क्या कितने हो जाएंगे? 64 किलोग्राम। तो अब देखेंगे ऑप्शन में, तो 64 किलोग्राम ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2500 रुपए का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा? तो सबसे पहले तो 219 दिन दिए हैं, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। तो एक साल में कितने होते हैं? 365 दिन। तो इसको कैंसिल कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 3/5 वर्ष। तो अब बस इसमें साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साधारण ब्याज का क्या होगा? मूलधन, मूलधन कितना दिया है? 2500 गुणा दर, दर कितनी दी है? 5%। तो 2500 गुणा 5/100 हो जाएगा, और समय कितना दिया है? 3/5। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? 25 गुणा 3। तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75। तो अब हम ऑप्शन को देखेंगे, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए 75 रुपए इसका साधारण ब्याज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त करते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो सबसे पहले तो ए, बी, सी का एक दिन का कार्य निकाल लेंगे। तो एक दिन का क्या कार्य इनका कितना हो जाएगा? ए का 1/10, बी का 1/15 और सी का 1/18। तो इन्होंने कहा है कि ए, बी, सी एक कार्य को क्रमशः 10, 15 और 18 दिन में समाप्त करते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को, तो तीनों मिलकर तो क्या करेंगे? इन तीनों को जोड़ देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। तो यहाँ से आ जाएगा 9 और यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा 5। अब इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 20/90। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? 2/9। तो 2/9 क्या आया? एक दिन का कार्य। अब इन्होंने कहा है तीनों मिलकर यह कितने दिन में पूरा करेंगे? इसका मतलब ये कितने दिन में करेंगे? 9/2 दिन में। इसको पलट देंगे, क्योंकि अगर हम लोगों ने एक दिन का कार्य 1/10 लिया, तो इसका जो पूरा तीनों मिलकर कार्य करेंगे वह कितना करेंगे? 9/2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 9/2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, ए तथा बी भाई हैं, सी तथा डी बहनें हैं, ए का पुत्र डी का भाई है, तो बी किस प्रकार डी से संबंधित है? तो सबसे पहले कहा गया है कि ए और बी दोनों क्या हैं? भाई हैं, तो इनको प्लस ले लेंगे, दोनों आपस में भाई हैं। फिर कहा है इन्होंने कि सी और डी दोनों क्या हैं? बहनें हैं, तो इनको माइनस ले लिया। फिर कहा है कि ए का पुत्र डी का भाई है, ए का पुत्र डी का, ए का कोई पुत्र है, डी का क्या है? भाई है, तो ये तीनों आपस में क्या है? भाई बहन है। तो फिर इन्होंने कहा है कि बी किस प्रकार से डी से संबंधित है? बी डी से किस प्रकार से संबंधित है? अगर ये तीनों भाई बहन हैं और ये इनके पुत्र हैं, तो डी इनसे क्या होंगे?
बी कौन होंगे? डी के चाचा होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से देखेंगे, इन्होंने कहा है कि ए और बी भाई हैं, फिर कहा है कि सी और डी बहनें हैं, फिर कहा है कि ए का पुत्र डी का भाई है। तो ए का कोई एक और पुत्र है, वह डी का क्या है? भाई है। तो सी, डी और ये कोई पुत्र, तीनों आपस में भाई बहन हैं। फिर उन्होंने कहा है कि बी किस प्रकार से डी से संबंधित है। तो अगर ये इसका भाई है तो ये इनके पुत्र हैं ए के, तो ये इनके क्या हुए? चाचा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किसी कूट भाषा में इन्वायरमेंट को ये लिखा जाता है TNEMNORIVNE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हाइड्रोलॉजी को क्या लिखा जाएगा? तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अल्फाबेट को पीछे से लिखा गया है, जैसे कि TNEMNORIVNE। तो इस प्रकार हम हाइड्रोलॉजी को भी लिख लेंगे। तो हाइड्रोलॉजी को लिखेंगे तो बाय GOLORDYH। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो YGOLORDYH, तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, रमेश अपने घर से 3 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है और दाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है एवं बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। वर्तमान में रमेश अपने घर से निकटतम कितनी दूरी पर है? तो सबसे पहले तो हम डायरेक्शन बना लेंगे इसका कि ये पूरब पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो अब हम प्रश्न को देखेंगे तो प्रश्न में कहा गया है कि रमेश अपने घर से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। तो सबसे पहले वह अपने घर से 3 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर कहा गया है कि वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, फिर कहा गया है कि फिर वह उत्तर दिशा की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह उत्तर दिशा की ओर चलता है और कितना चलता है? 3 किलोमीटर, एवं बाएं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है और कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। तो अब प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान में रमेश अपने घर से निकटतम कितनी दूरी पर है? तो प्रश्न पूछा गया है कि वह अपने घर से निकटतम कितनी दूरी पर है। तो ये एक 3 किलोमीटर और ये 3 किलोमीटर, तो दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 6 किलोमीटर। इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में रमेश अपने घर से किस दिशा में है? तो ऑप्शन है उत्तर, दक्षिण, पूरब या पश्चिम। तो अगर हम इसी को देखेंगे तो प्रश्न पूछा गया है कि वह अपने घर से किस दिशा की ओर है? तो वह उत्तर दिशा की ओर है। किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर है। फिर प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि रमेश ने कुल कितनी दूरी तय की? तो ऑप्शन 10 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 6 किलोमीटर या 3 किलोमीटर। तो अगर कुल दूरी पूछी जाए तो सबसे पहले उसने 3 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर और फिर 5 किलोमीटर चला। तो इस प्रकार वह टोटल कितनी दूरी चला? 16 किलोमीटर चला। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 16 किलोमीटर। फिर प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि रमेश की वर्तमान स्थिति से उसका घर किस दिशा में है? उत्तर में है, दक्षिण में है, पूरब में है या पश्चिम में है? तो रमेश की वर्तमान स्थिति से उसका घर पूछा गया है, तो उसकी वर्तमान स्थिति से उसका घर किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण दिशा। तो इस प्रकार डायरेक्शन के क्वेश्चन से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें।
और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जल्दी हम अपने अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।